यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो रेट लॉ पढ़े हैं वो रेट लॉ क्या है, dx/dt इज इक्वल टू k माइनस के एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। ठीक है, n क्या होता है, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ में यही होता है ना। रेट लॉ में क्या है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर x, और वो जो x पावर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ये आप समझाओ हमको कि ये dx क्या है, dx से चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी ये जो है कंसंट्रेशन है और ये क्या है, टाइम है। तो इसको हम इसका यूनिट लिखेंगे, तो ऊपर में जो है वो किस चीज का यूनिट लिखेंगे, कंसंट्रेशन का, नीचे किस चीज का यूनिट लिखेंगे, टाइम का, इज इक्वल टू के, और यहाँ भी क्या है, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n या x, जो आप इसको कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको तो k का यूनिट निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे, तो क्या होगा, ऊपर में है कंसंट्रेशन का, नीचे क्या है, और फिर क्या ही आएगा, नीचे में ही आएगा, बाय में क्या आएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर इज इक्वल टू किसका यूनिट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, इसको समझो, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, इसमें 1 है ना, कोई पावर नहीं है, तो कंसंट्रेशन पे पावर क्या है, और नीचे कंसंट्रेशन पे पावर क्या है, तो क्या होता है कि डिवीजन होता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस n, और नीचे टाइम है तो ऊपर में किस चीज का यूनिट हो जाएगा, टाइम इनवर्स। यहाँ पे टाइम पे पावर कितना है, 1, तो ऊपर अगर टाइम को हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। यही हो गया आपका k का यूनिट। k का यूनिट क्या होगा, जो कंसंट्रेशन का यूनिट है उस पे पावर डालना है कितना, 1 माइनस n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर 0 होगा तो n का वैल्यू 0 डालेंगे, ऑर्डर 1 होगा तो n का वैल्यू 1 डालेंगे, जो भी है, और टाइम इनवर्स होगा। अब टाइम का यूनिट यहाँ सेकंड लेंगे, क्या लेंगे, सेकंड। अब हम लोग देखेंगे कि अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके k का यूनिट क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर अगर कोई रिएक्शन है तो उसके k का यूनिट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के k का यूनिट क्या होगा। देखिए हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो 0 ऑर्डर का मतलब हो गया n का वैल्यू क्या होगा, 0। अब k का यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n, और टाइम इनवर्स। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का क्या होता है यूनिट, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर होता है ना, और इसके ऊपर हम लोग पावर डालेंगे 1 माइनस n का वैल्यू क्या है यहाँ, 0, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। समझ रहे हैं इसको। अब ये क्या होगा उसको देखिए, मोल पे कितना पावर आएगा, 1, और 1 पावर हम लोग लिखेंगे नहीं। अब आइए, लीटर पर पावर कितना आएगा, -1, और ये वाला 1 आएगा कितना, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये सेकेंड इनवर्स, और ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही हो गया k का यूनिट, किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम
फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी के का यूनिट निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा बोलो, 1। यहाँ पर जो वैल्यू 0 आप माइनस किए हैं, यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, और किसी इस पे 0 पावर होने का मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज पे 0 पावर क्या होता है, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू और लास्ट में क्या बन जाएगा, तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। यानी अगर किसी रिएक्शन में के का यूनिट सेकेंड इनवर्स आता है तो समझ लेना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इसका एक स्टेप और हम लोग लेके चलेंगे, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -1 सेकेंड, ठीक है। अब आइए मोल इनवर्स हो जाएगा, ये पावर मोल पे आएगा, लीटर पे -1 और -1 पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 इंटू -1 +1, तो ये लीटर सिर्फ लिखाएगा, 1 पावर होगा तो 1 पावर लिखने का जरूरत, और फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा अभी हम लिखे थे एक और चीज, जरा अगर मेमोरी में आपका याद है तो बताइए, ये किसका यूनिट था, जीरो ऑर्डर का था। अब जरा जीरो ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का कंपैरिजन कीजिए, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के यूनिट का कंपैरिजन करिए। जीरो ऑर्डर में इनवर्स पावर लीटर पर है, इसमें इनवर्स पावर किस पर है, समझ में आ रहा है। तो इससे आप क्या कर लोगे, जीरो और सेकेंड ऑर्डर का कर लोगे, और फर्स्ट ऑर्डर का तो सेकेंड इनवर्स होता है, उसमें मोल और लीटर का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हो कि के का यूनिट किस ऑर्डर के लिए क्या होगा। अब तुम पूछोगे कि सर ये के का यूनिट से क्या फायदा, तो देखो एक समस्या हम लोगों के पास है। समस्या क्या है कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, सुनो, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। वो मैंने कहा था कि कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा तो उस एक्सपेरिमेंटल डाटा का वैल्यू डालेंगे और तब हमको क्या निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। लेकिन कहता है ऑर्डर निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, तो उसका यूनिट। मान लो कि किसी क्वेश्चन में के का यूनिट दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स, क्या दिया हुआ है, तो तुरंत हम कह देंगे कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझ में आ रहा है। तो अगर यूनिट आप न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो देखोगे आपको ऑर्डर नहीं दिया रहेगा, के का यूनिट दिया रहेगा, के का वैल्यू इतना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अब आपको खुद समझना है कि उसका ऑर्डर क्या है, और वो कैसे ऑर्डर पता लगेगा, हमको के यूनिट से पता लगेगा कि के का यूनिट क्या है, समझिए। अब देखो मैंने कहा था कि रखो, मैंने कहा था कि कोई भी इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 भाग में बांटा था, जिसमें एक पार्ट जो था वो रेट ऑफ रिएक्शन से था, दूसरा पार्ट जो था वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था जो अभी खत्म हुआ, और तीसरा पार्ट मैंने कहा था वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है, मींस आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। और ये लास्ट पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। अब सबसे पहले तो एक बात हम जानना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं रिलेशन
बिटवीन के एंड टेम्परेचर। देखो, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। मान लो कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट कुछ दिया हुआ है, वो जो रेट कांस्टेंट हम कैलकुलेट किए हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किए हैं। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो के पर क्या असर पड़ेगा, इसी को समझाने के लिए आरहेनियस ने एक इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन हम लोग क्या कहते हैं, आरहेनियस इक्वेशन कहते हैं। और आरहेनियस इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब समझिए ये इक्वेशन में किस में रिलेशन है, आप समझिए। यहाँ क्या है के, और यहाँ क्या है टेम्परेचर, आ जाएगा रिलेशन। ये क्या कहलाता है, आरहेनियस इक्वेशन दैट एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे समझिए ये इसमें सब चीजें क्या क्या मायने रखता है उसको समझिए। रेट कांस्टेंट नहीं, आरहेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट नहीं बोला जाता। आरहेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है कि रिलेशन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि जब रेट लॉ आप लिखते हो, रेट लॉ क्या लिखते हैं हम लोग, dx by dt is directly proportional to कंसर्न रेज टू द पावर x। ठीक है, अब अगर इसको हम इक्वल करेंगे तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल डाला जाता है तो एक कांस्टेंट से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहीं पर वो कांस्टेंट आएगा, जब हम इस साइन को इक्वल करेंगे तो के से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। समझा। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, ये है, ये ए जो देख रहे हैं, ये ए को हम लोग कहते हैं आरहेनियस फैक्टर या आरहेनियस कॉफिशिएंट भी कहते हैं, या इसको प्री इक्वेटोरियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो बोलोगे ई तो आप लोग जानते हैं, ये वाला पढ़े ना, लॉग ऑफ ई एट बेस ई, वही ई है। इसके ऊपर ये ई ए लिखा हुआ है, ये ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आर, आर है गैस कांस्टेंट जो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, और टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन होगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड में अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, केल्विन में। समझ में आ रहा है, तो यही आपका आरहेनियस इक्वेशन है। अब इसमें सब कुछ आप जान रहे हो, देखो ये जान रहे हो रेट कांस्टेंट, और ये भी एक कांस्टेंट ही है, ये एक फैक्टर है, इसका कुछ वैल्यू रहेगा जो दिया रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये चीजें समझनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि हर एक चीज की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी में जमा हुआ एनर्जी। जैसे धनुष है, ठीक है, धनुष को आप यूं खींच लेते हो तो उसमें एनर्जी जमा हो गई, स्टोर्ड हो गई, तो जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। किसी कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप हाइट पर ले जाकर छोड़ दो तो इसमें क्या जमा हो जाएगा, एनर्जी जमा हो जाएगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो जब दो रिएक्टेंट भी होगा, जब रिएक्टेंट रिएक्शन करता है तो रिएक्टेंट की भी एक पोटेंशियल होती है, ठीक है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ में आ रहा है? अब इसका एक ग्राफ हम देखिए खींचते हैं। सपोज करो कि ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसको हम ई आर बोल देते हैं, ई आर बोल देते हैं, और इसको हम ईपी बोल देते हैं। यहां हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसका, और यहां पर क्या है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि देखो, यहां से एक लाइन इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और एक लाइन ये खींच दीजिए, ठीक। इस दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, किसके किसके बीच, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको इंथैल्पी चेंज हम लोग बोलते हैं, उसको हीट ऑफ रिएक्शन होता है। वो क्या कहलाता है, हीट ऑफ रिएक्शन। इसी से पता लगेगा आपको कि आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। समझ में आ रहा है? अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, समझ में आ रहा है, और इसकी एनर्जी कम है, तो बोलो तो क्या होगा, एनर्जी एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक। इसकी एनर्जी ज्यादा है, मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी 100 है और इसमें स्टोर्ड एनर्जी 50 है, कम है, तो एक्स्ट्रा 50 तो बाहर ही निकल गया होगा ना। हम 100 दिए, इसमें जमा कितना है, तो 50 क्या हुआ होगा, बाहर निकल, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं या इंथैल्पी चेंज कहते हैं, और इंथैल्पी चेंज से ही आपको पता लगेगा कि आपका जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब देखो, ये जो देख रहे हो ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी रिएक्शन जो होता है, तो पहले देखो एनर्जी कहां से, ई आर से रेज करता है और कहां तक जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, ऐसे समझो, जैसे मैंने लिखा A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 2A, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर एक बॉन्डिंग है, किसके किसके बीच में, ए के बीच में, यहां पर बी के बीच में, और यहां पे किसके बीच में है, ए बी के बीच में। अब ये यहां पे देखिए क्या होता है, ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो कुछ ऐसा बनता है। समझो इसको, ये समझो, देखो ये 2A है A2, ये 2B है B2, ये दोनों जब मिला तो इस ढंग का एक कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना ये, और फिर क्या होता है, ये वाली बॉन्ड टूट जाती है और ये बन गया AB और ये भी बन गया AB, तो क्या बन जाएगा, ये 2AB बन जाएगा। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना, तो इसकी भी तो कुछ एनर्जी होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी चीज होता है उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी क्या होगा, कुछ एनर्जी होगा, और उसी एनर्जी को हम यहां इस लाइन से दिखा रहे हैं। ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को, और ये किसकी एनर्जी को शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी
रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए, रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ किसका कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। उसी तरह से प्रोडक्ट को अगर जाना है कहां पे, एक्टिवेटेड को, मान लो कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन एक देख लो, H2 प्लस I2 इज, ये इसी ढंग का रिएक्शन है। आप देखो इससे कंपेयर करो आपको मिलेगा, इसी ढंग का रिएक्शन है। और रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट, तो कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होगा इसके और इस दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो इस दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगा, ईपी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ईपी मान लेते हैं, और इसको हम लिख देते हैं ई आर। क्या लिख दिए? अब देखो ई आर माइनस ईपी बराबर क्या होगा जरा बताओ, डेल्टा एच ये होगा। ये पूरा में ये ई आर का मतलब ये पूरा, उसमें माइनस आप कर रहे हो, ईपी को माइनस कर दे रहे हो, तो इस पूरा में अगर आप इसको माइनस करते हो तो कौन बचेगा, ये बचेगा, यानी क्या बचेगा, डेल्टा एच बचेगा। समझ में आ रहा है? और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक होगा, और इसका वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक जब होगा, एंडोथर्मिक अगर होता है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन ई आर माइनस ईपी विल बी व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये ई आर माइनस ईपी ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ई आर इज ग्रेटर देन ईपी, यानी रिएक्टेंट का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, तो वो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। और अगर जस्ट इसका उल्टा हम कर दें तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हो गया। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी पर दो चीज का असर पड़ता है, एक टेम्परेचर का और एक कैटलिस्ट का। टेम्परेचर देखो जनरली क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी में जो इंक्रीज होता है वो लिटिल बिट होता है, बहुत कम इंक्रीज होता है। तो जनरली जब हम न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ता हुआ हम लोग नहीं दिखाते हैं, हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बट अगर थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन आ गया कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, तो आप लिखोगे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में दो ढंग के कैटलिस्ट, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। पहले तो ये बताओ कि सब लोग कैटलिस्ट जानते हो क्या, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट यहां भी पढ़ना है और सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे। चेंज करने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है।
तो अगर कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है, और अगर कोई रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है तो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। तो अब पॉजिटिव कैटलिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, अगर कोई कहा थक गया, जाने दो जाने दो। देखो क्या कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कहता है कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट जो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या कर देता है, मतलब यहां से यहां पहुंचने के लिए जब हमको 100 जूल की जरूरत थी, कब, जब बिना कैटलिस्ट का हम काम कर रहे थे, लेकिन कैटलिस्ट का अगर लगा दिए तो कहता है यहां से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो जाना है उसके लिए 100 जूल नहीं, आपको कम ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी अब आपका कुछ रिएक्शन यूं हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जो होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा, अब आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये हो जाएगा। अरे देखिए ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये विदाउट कैटलिस्ट है, और ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये विथ कैटलिस्ट है। तो अगर ये वाला विदाउट कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां से आए, अब एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां होगा, यहीं से यहां तक होगा ना। तो बोलो ये लाइन बड़ा था कि ये लाइन बड़ा है, ये वाला, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, यानी कम ही एनर्जी देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता है कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या कर देता है, कम करता है। और ये कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है ना वो जस्ट यूं हो जाता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो यही आपका पूरा था एक्टिवेशन एनर्जी। क्या लिखेगा, वीडियो में सब लिखा हुआ है। अभी देखो हम लोग एक्चुअली हम लोग जो रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, के और टी में कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, इसका टेम्परेचर जब T1 है तो इसका रेट कांस्टेंट में क्या मान लेता हूं, और इसका टेम्परेचर जब T2 है तो इसका रेट कांस्टेंट क्या मान लेता हूं, K2, ठीक है। अब इस रिएक्शन में दोनों तरफ ln लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, तो क्या होगा, ln K इज इक्वल टू ln A e टू द पावर माइनस EA अपॉन R हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे ln K इज इक्वल टू ln A प्लस ln e टू द पावर माइनस EA अपॉन, ठीक है। अब ये होगा ln K इज इक्वल टू ln A प्लस, ये लॉग में क्या होता है, जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, log m टू द पावर n क्या हो जाता है, n log, तो यहां पे माइनस EA बाय RT क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और यहां क्या बचेगा, सॉरी, ln E को हम ऐसा लिख सकते हैं, ln E को हम ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ E एट बेस E। और याद रखो अगर log आप निकाल रहे हो और उसमें बेस, इसको बेस ऑफ log कहते हैं, और जिसका log निकालना अगर वो दोनों सेम है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे log ऑफ 10 एट बेस 10 1 होता है,
उसी तरह से log ऑफ ई एट में सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्या होगा, ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाय आर टी, और इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? अब यहां पे कुछ नहीं, अब आगे देखो, अब टेम्परेचर T1 के लिए, अब टेम्परेचर T1 के लिए ये क्या था, ln K1 इज इक्वल टू ln A, ये चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर आप कुछ भी करो, A चेंज नहीं हुआ, क्योंकि A क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, माइनस EA बाय RT, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर T2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा ln A माइनस EA बाय RT, ठीक है, RT2। ये टेम्परेचर, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा लो तो क्या होगा, देखो, अरे भाई क्या तो गप कर रहा है पीछे, ये हो जाएगा ln K1 माइनस ln K इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाला को लिखते हैं, EA बाय RT 2 है, अब माइनस EA बाय RT, अब EA बाय R क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ln K1 बाय, ठीक है ना, और ये हो जाएगा EA बाय R, और ये हो जाएगा 1 माइनस बाय, बस यही रिलेशन है K1 आपके टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में। समझ में आ गया, समझ गया इसको, बस खत्म, आपका चैप्टर खत्म।